जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। और चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कंटिन्यू करेंगे और ये हो जाएगा आपका पार्ट 5। और पिछले प्रीवियस क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो आप लोगों को याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और स्थल और उससे संबंधित नदी और किस किस स्थल से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उसको पूरी अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। उसको याद करने का कुछ लॉजिक या समझिए एक तरह से ट्रिक भी हम, ठीक है ना, आपके सामने रखे थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों यहाँ तक ही नहीं था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को और भी बहुत अच्छे तरीके से, यानी वो तो फैक्ट्स की तरह से हम लोग ने समझ लिया। अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि देखिए, अगर किसी भी सभ्यता को अगर जानना हो तो हम लोग उसके कुछ पहलू को अध्ययन करना होता है। जैसे कि अगर किसी के बारे में जानना हो, ठीक है, किसी भी सभ्यता के बारे में, तो वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, ठीक है ना, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था कैसा है, वहाँ का आर्थिक कैसा है, राजनीतिक कैसा है, ठीक है ना, मनोरंजन के क्या साधन है, तो ये सब पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे। आ रहा है समझ में? और पशुपालन वगैरह को हम लोग देखेंगे, उसका धार्मिक व्यवस्था को देखेंगे। इस तरह से इतना पढ़ने के बाद, ठीक है ना, हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है ना, अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद और भी इनके पहलू है जो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले फिलहाल आज में जो भी है उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हमको अध्ययन करना हो, यानी हड़प्पा का अध्ययन की अगर बात किया जाए, यानी कि जानकारी की, तो हमको किन किन पहलुओं को देखना होगा। तो जैसे कि हमको देखना होगा सामाजिक व्यवस्था कैसा था, ठीक है। उसके बाद देखना होगा इसका क्या, राजनैतिक व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद इसका व्यापारिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। तो ये कुछ पहलू हैं, ठीक है ना, जिसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और अगर समय रहा तो इसके आगे भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम लोगों के सामने दिख रहा होगा क्या, कि सामाजिक व्यवस्था। आ रहा है समझ में? अब देखिए कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की अगर समाज की बात की जाए तो समाज इस कैसा था, तो देखिए पहले इसके रहन सहन पे आ जाते हैं कि यहाँ समाज का रहन सहन कैसा था, ठीक है। देखिए समाज का जो रहन सहन था कि यहाँ लोग अगर देखिएगा तो यहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी, यानी दोनों तरह के यहाँ भोजन लोग करते थे, मांसाहारी और शाकाहारी, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखिएगा कि स्त्रियों की अगर बात करें, ठीक है ना, इसमें स्त्रियों की भी दशा देखेंगे, किसमें, सामाजिक में ही देखेंगे। तो यहाँ क्या था कि स्त्री जो था कि केस विन्यास, यानी कि जूड़ा बांधने का काम करती थी, यानी जूड़ा बांधती थी, केस को बांध कर रखती थी। आ रहा है समझ में? और रहन सहन में अगर देखिएगा कि यहाँ के जो स्त्री लोग थी, ठीक है, वो श्रृंगार करने के बहुत शौकीन थी। यानी देखिए, ऐसा नहीं समझिएगा कि सिर्फ आज ही इसी समय के जो महिला हैं श्रृंगार करने में, ठीक है ना, आगे रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के महिलाएं भी श्रृंगार करने में, ठीक है ना, किसी से कम नहीं थी। क्योंकि वहां से देखिएगा ना, बताए थे आपको, चाहुंद्रों से कॉस्मेटिक सामान मिले हैं, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं। तो ये लोग आभूषण के भी शौकीन थे जी, ठीक है। और आभूषण में क्या क्या, जैसे कि कंठमाला, ठीक है, कड़ा, जिसको हंसुली बोल सकते हैं, हार, अंगूठी, इस तरह के वहां से प्रमाण मिले हैं। आभूषण देखिए, आभूषण ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण दो तरह के भी पाए गए थे, ठीक है। आभूषण देखिए, कुछ धातु के आभूषण थे, कुछ मिट्टी के भी आभूषण थे। अब जैसे देख लिए, जो निम्न तबके के लोग होंगे, ठीक है ना, तो धातु के अगर मान लीजिए
ग्रहण करने में सक्षम नहीं होंगे तो मिट्टी का ग्रहण करते होंगे, समझा। मतलब सब कुछ रंग वंग एकदम चढ़ा के, जैसे मिट्टी का देखने में नहीं लगता होगा। जैसे आजकल देखते हैं कि एक होता है प्योर गोल्ड का ज्वेलरी, एक होता है रोल गोल्ड का, उसी तरह से कुछ समझिए। यहाँ पे पुरुष भी आभूषण ग्रहण करते थे, ठीक है ना, कुंडल वगैरह ये सब पुरुष भी शौकीन थे ज्वेलरी के, आज भी हैं। उसके बाद अगर देखिएगा कि यहाँ जो वस्त्र होता था वो वस्त्र कैसा होता था, सूती वस्त्र होता था, ठीक है। और ये लोग खुद से सिल कर पहनते थे, तो खुद से सिलकर वस्त्र को पहनते थे। और इसमें देखिएगा कि अगर कपास की अगर खेती अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहीं के जो निवासी था ना, कपास की खेती का प्रारंभ किया था, ठीक है। बहुत चीज देखिए बोल रहे हैं, बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग कृपया सुन के उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। सिंगार मिला, ठीक है ना, आभूषण बता दिए, हंसली कर्णभार ये सब मिला, ठीक है। अब सिलसिले ढंग से देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या देख सकते हैं। अगर समाज की अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो खोज के अनुसार, यानी जो भी साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्व मिले हैं, तो पुरातात्व के अनुसार जो भी पुरातात्व वेद थे, यानी जो भी इसके खोजकर्ता थे, उन्होंने अनुमान लगाया खोज के आधार पे कि सिंधु घाटी के जो सभ्यता थे वो 6 वर्गों में विभक्त थे। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में विभक्त थे यहाँ के समाज, ठीक है ना। अगर समाज की अगर बात देखा जाए तो समाज 6 वर्गों में विभक्त था, ठीक है। अब 6 वर्ग वो कौन कौन थे, तो देखिए पुरोहित वर्ग था, ठीक है ना, योद्धा वर्ग था, व्यापारी था, किसान था, कुम्हार था, श्रमिक था। समझ में आ रहा? पुरोहित, पुरोहित था, योद्धा था, ठीक है, पुरोहित था, योद्धा था, व्यापारी वर्ग था, यानी व्यापार तो यहाँ होता ही था जी, व्यापारी वर्ग थे, ठीक है। उसके बाद क्या थे? श्रमिक थे, ठीक है ना, कुम्हार भी थे, श्रमिक भी थे, किसान भी थे, किसान थे, श्रमिक थे, कुम्हार थे, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ग, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। अब जैसे कि देख लीजिए पुरोहित, ठीक है, तो पुरोहित क्या करता होगा? पुरोहित जैसे कि पूजा कराना, जैसे दाढ़ी वाला मूर्ति का जिक्र किए थे, ठीक है ना, पिछले क्लास में। तो ये क्या करता था? हो सके ये राजा के तौर पे होता होगा, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ग थे। योद्धा वर्ग, योद्धा यानी कि अगर देखिएगा कि जो रक्षा करने का काम करता होगा। व्यापारी वर्ग, तो अधिकतर तो यहाँ पर देखिएगा कि आगे बताएंगे अर्थव्यवस्था में, तो व्यापारी ही यहाँ मुख्य रूप से सर्वप्रथम, सॉरी सेकंड पे आता है, ठीक है ना। फर्स्ट पे तो कृषि आएगा, फिर किसान भी थे, जब किसान थे तो कृषि यहाँ होता ही था। कुम्हार भी थे, क्योंकि यहाँ पे मृदभांड का साक्ष्य पाया गया है, बहुत सारे मिट्टी के बने हुए बर्तन, तो मृदभांड थे। श्रमिक वर्ग भी थे, ठीक है ना, जो विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना, श्रम करते थे, मजदूरी करने का कार्य करते थे। अब रह गया कि भाई कि ये 6 वर्ग जो निर्धारित किया गया है, तो वो कर्म के आधार पे था, समझ में आ रहा है ना, जन्म के आधार पे नहीं था। ये जो था विभाजन किया गया है, ये विभाजन कर्म पर आधारित था, ठीक है ना, जन्म पे आधारित नहीं था। अब इसमें से जो व्यक्ति जो जैसा कार्य में लिप्त हो जाते थे वो उसी वर्ग का कहला जाते थे। अब पठन पाठन का अगर कोई कार्य कर रहा होगा, वो समझ रहे हैं, तो पुरोहित में चला जाएगा। अगर वीर पुरुष का काम कर रहा होगा तो योद्धा में आएगा, ठीक है ना। अगर बिजनेस कर रहा होगा तो व्यापारी वर्ग में आएगा, ठीक है ना। खेती करने का काम करेगा श्रमिक में, सॉरी किसान में आ जाएगा। मजदूरी करने का काम श्रमिक में। मिट्टी का बर्तन अगर बनाने का काम कर रहा होगा तो कुम्हार के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसका देखिएगा कि यहाँ अगर महिलाओं की स्थिति अगर बात करें इस समाज में, तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे महिलाओं से संबंधित बहुत प्रकार के मूर्ति मिले हैं, जैसे मातृ देवी की मूर्ति हर जगह से मिला है, ठीक है। तो यहाँ की अगर महिलाओं की अगर स्थिति की बात कर ली जाए, तो इसकी स्थिति क्या थी? अच्छी थी, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है? मातृ मातृ देवी की मूर्ति मिली है,
आ रहा है समझ में? पिछले क्लास में दिखाए थे, इसे एक बार और देख सकते हैं, ठीक है ना। मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, मिला है। उसके बाद और ऐसा नहीं कि एक दो मिला है, बहुत सारे संख्या में मिला है, समझ में आ रहा है ना। तो इससे समझ में आता है कि महिलाओं को, ठीक है ना, बहुत आदरणीय माना जाता था। उसके बाद और भी देखिएगा कि इसके अगर सिंधु घाटी देखिएगा कि नगरीय सभ्यता थी, कैसी थी? उच्च नगरीय सभ्यता थी। आ रहा है समझ में? और अगर इसके बात करें मनोरंजन की, ठीक है ना, मनोरंजन के साधन की, तो देखिए मनोरंजन के अगर साधन की बात करें तो ये मनोरंजन के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को करते थे, ठीक है ना। जैसे अमोद प्रमोद में भी विश्वास करते थे, यानी नृत्य भी करते थे, ठीक है ना। वो भी एक मनोरंजन का साधन ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि नृत्य करते हुए, ठीक है ना, मूर्ति मिला था, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिला था आपका कि नृत्य करता हुआ मूर्ति भी मिला था, ठीक है। यानी कि ये लोग गान बजान के भी शौकीन थे, टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए। उसके बाद ये लोग जुआ भी खेलते थे, समझ में आ रहा है क्या खेलते थे? तो इसमें ये लोग जुआ भी खेलते थे, नृत्य तो करते ही थे, नृत्य हो गया, जुआ हो गया, आ रहा है समझ में? शतरंज भी ये लोग खेलते थे, शतरंज का भी प्रमाण मिला है। और आपको ये जानकर बहुत ही गर्व होगा कि जो शतरंज है इसका आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ है, ठीक है ना। तो शतरंज के अगर कोई जन्मदाता है तो ये भारत ही है, भारत में ही इसका विकास हुआ है। आ रहा है समझ में? उसका ये लोग देखिए शिकार भी करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। पशुओं को लड़ाते थे आपस में, समझ आ रहा है? पशुओं को लड़ाकर, ठीक है ना, मनोरंजन करते थे, समझ में आ रहा है? पशु की लड़ाई कराते थे, पशु लड़ाई, ठीक है। जैसे आप लोग बहुत सारा जगह देखे होंगे कि, ठीक है ना, कि मुर्गी के पैर में, ठीक है ना, चाकू बांध दिया गया, दोनों को लड़ाया गया, ठीक है। अब जिसका मुर्गा जीत गया तो हारा वाला मुर्गावा भी उसका हो जाता था, और जो भी उस पर अगर दाव में जो भी सामग्री लगाया होगा, धन जो भी, ठीक है ना, वो भी जीत लेता था, ठीक है। अब यहाँ पे धन लगाता था कि नहीं लगा था, ठीक है ना, इसका कोई प्रमाण, ठीक है ना, अभी तक ना ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये लोग मनोरंजन के लिए, ठीक है ना, पशुओं को लड़ाने का काम करते थे। आ रहा है समझ? और इसमें और क्या क्या आएगा? तो देखिए यहाँ तक ये तो हो गया आपका, ठीक है, आभूषण हो गए। और आभूषण जो देखिएगा तो आभूषण जैसे बताएं कि धातु के भी थे, कुछ अधातु भी थे, यानी कि जैसे हाथी के दांत के बने हुए आभूषण थे। आ रहा है समझ में? कीमती कीमती पत्थर के बने हुए आभूषण थे। तो ये आपका, ठीक है ना, सामाजिक व्यवस्था था कि वहाँ के लोगों का, ठीक है ना, रहन सहन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, ठीक है। उसके बाद इसी सामाजिक में ही आता है लिपि, समझ में आ रहा है ना। यानी कि सामाजिक के अंतर्गत क्या आता है आपका? लिपि आता है। तो यहाँ पे देखिए अगर लिपि की अगर बात करें, इसी के अंतर्गत लिपि आएगा, ठीक है। इसी के अंतर्गत लिपि आएगा। तो लिपि की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे जो लिपि पाया गया है भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब है, ठीक है ना, पिक्टोग्राफी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, भाव चित्रात्मक, यानी कि ये अपने कह सकते हैं इमोशन को एक्सप्रेस करता था, ठीक है ना, चित्र के माध्यम से, जिसको बोलते थे भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, ठीक है। अब देखिए भाव चित्रात्मक होता क्या है, कहने का मतलब कि ये लिखता नहीं था, समझ आ रहा है ना। जैसे आज आज हम लोग देखिएगा तो ऐसा नहीं कि आज हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ठीक है ना। चैटिंग के लिए जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखते होंगे कि कोई अगर बहुत, ठीक है ना, मान लीजिए बीमार है, फीवर लगा हुआ है, ठीक है, तो कैसा इमोजी लगाता होगा कि यहाँ पे पट्टी लगा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। वोमिटिंग हो रहा है तो देखते हैं किस तरह से, यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो, ठीक है ना, इस तरह के इमोजी लगाएगा। खुश है तो समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए बहुत खुश है तो वहाँ भी देखिए, अगर बहुत खुश है तो ये नहीं लिखेगा आई एम हैप्पी, सीधा इसे, समझ में आ रहा है ना, ये एकदम स्माइली भेज देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि क्या, ये खुश है, बहुत खुश है, यानी खुशी के मारे आंखों से आंसू छलक गया, तो एक और होता है इसे इसे, समझ में आ रहा है। यानी कि क्या है, खुश है। अब बेचारा शांत है तो शांत वाला ऐसे रहेगा, ठीक है, मतलब अब पूरा साइड है एकदम, तो देखिए इस तरह से बेचारा के यहाँ भी आंसू छलकेगा। तो ये क्या है, भाव चित्रात्मक, यानी बोल नहीं रहा है, चित्र के माध्यम से
अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अब देखिएगा एकदम गुस्सा आ जाएगा तो एकदम ललका बिलार जैसा भेजेगा, हम लोग भेजते हैं ना जी। अब गुस्सा आ गया एकदम लाल रहेगा, कैसा रहेगा, लाल रहेगा, ठीक है, एकदम ऐसे सींग निकल एकदम आंखवा एकदम लाल, ठीक है, एकदम ऐसे एकदम की गुस्साल है। तो ये कैसा है, भाव चित्रात्मक, ठीक है। तो उस समय इस तरह का नहीं किया जाता था, यानी कि मान लीजिए ऐसा ही कुछ सिंबल मिला है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से वो लोग, ठीक है ना, एक्सप्रेस करते थे, ठीक है ना, लिख कर। तो इसी तरह से इसका लिपि था, यानी कि अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से मौलिक यहाँ से इसका अर्थ हम यानी परफेक्ट अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए देखिएगा ना कि बहुत सारा ऐसा चीज है कि इतिहासकारों का एक मत नहीं रह पाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से अगर देखिएगा 250 से 400 प्रतीक पाया गया है, ठीक है ना, कितना, ये जो लिपि जो है 250 से 400 प्रतीक पाया गया है, यानी कि चिन्ह 250 से 400 सिंबल पाया गया है, ठीक है ना, यहाँ देख सकते होंगे, ठीक है ना, किस तरह से पाया गया है, ठीक है। अब 250 से 400 पाया गया जी, इसका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, आ रहा है समझ में, इसका मतलब क्या है। अब ये जो देखिएगा ये जो लिखा गया है लिपि, ये दाएं से बाएं की ओर लिखा गया है, ठीक है ना, यानी कि दाएं से बाएं ओर, ठीक है ना, दाएं से बाएं। जैसे हम लोग अभी एक पेज है, इस पेज पे लिखना अगर स्टार्ट करते हैं तो किधर से करते हैं, इधर से, यानी ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो हम लोग तो इधर से प्रारंभ करते हैं ना, यानी इधर से प्रारंभ करके इधर, यानी हम लोग लेफ्ट से राइट, ठीक है ना। लेकिन ये जो लिपि पाया गया है ये राइट से लेफ्ट है, किधर है, राइट से लेफ्ट है। अब देखिए आखिर इतिहासकारों ने, ठीक है ना, ऐसे कैसे से देख लिया, क्योंकि वो तो लिखते नहीं देखा होगा, तो ये भाई पता कैसे चला, ठीक है ना, पता कैसे चला कि ये लोग का जो लिपि है ये लोग लिखता होगा, ये दाएं से बाएं की ओर लिखता होगा, उल्टा, जो अभी अभी हम लोग जो बाएं से दाएं लिखते हैं, आ रहा है समझ में, पता कैसे चला होगा। तो देखिए अगर आप एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर आप कॉपी में लिखते होंगे, ठीक है ना, कॉपी में लिखते होंगे तो देखते होंगे इधर कुछ जगह भी छोड़ते हैं, या अगर इधर से लिखते हैं, देखिए शुरुआत में ऐसा लगता है कि एडजस्ट हो जाएगा, तो मान लीजिए इस तरह से गैप दिए, ठीक है ना, गैप दिए, तो हम लोग जैसे लिखना पहले उस पर आइए, ठीक है ना, और इधर जाके क्या होता है, मान लीजिए गैप कम दे ले जाते हैं क्योंकि सोचते वर्ड और एडजस्ट कर दें, तो हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और वो लोग जो लिखता है राइट से लेफ्ट लिखा था, तो क्योंकि इतिहासकारों ने देखा कि वो लोग जो लिखा है तो दाएं साइड में जगह ज्यादा था और लेफ्ट साइड आते आते जगह कम होने लगा, ठीक है ना। हर बार ऐसा ही हो रहा है भाई, हर बार ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, हर बार ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो इससे अनुमान लगाया कि ये लोग राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की ओर आता होगा, ठीक है ना, राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की ओर आता होगा, ठीक है। तो ये यानी इससे पता चला कि इसका लिपि कैसा था, भाव चित्रात्मक था, और जो कैसा 250 से 400, ठीक है ना, सिंबल पाए गए हैं, और ये लिखता था ये दाएं से बाएं की ओर लिखता था, ठीक है, कहां से, दाएं से बाएं की ओर लिखता था, आ रहा है समझ में। और धौलावीरा से अगर देखिएगा तो इसमें हमें एक 10 प्रतीक वाला, ठीक है ना, अभिलेख प्राप्त होता है, कितना, 10 प्रतीक वाला, ठीक है। उसका देखिए धौलावीरा से 10 प्रतीक वाला अभिलेख, ठीक है ना, 10 प्रतीक वाला अभिलेख प्राप्त होता है, आ रहा है समझ। अब अच्छा एक चीज और समझिए कि यहाँ पर देखिए 250 से 400 जो था ना, इसमें से मात्र, ठीक है ना, 85 को ही पढ़ा जा सकता था, यानी 85 लिपि को पढ़ लिया गया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, कि लोग दावा करते हैं कि हम लोग 85 को पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए 85 लिपि को पढ़ भी लेगा ना तो कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसी लिपि में से, ठीक है ना, आपका क्या बनेगा, शब्दों को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा, एक पूरा सेंटेंस तैयार होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग, ठीक है ना, कि लिखते हैं क ख ग घ अंगा, ठीक है ना, च छ ज झ य, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए कि ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, और बाकी लोग ना पढ़ पाए, तो सब कुछ थोड़ा निकाल पाइएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि क, जैसे और भी मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पे, ठीक ना, समझने के लिए समझिए, एग्जाम्पल जैसे देते हैं, राम
श्याम श्याम राम श्याम लाल, मान लीजिए किसी का नाम है राम श्याम लाल, तो अगर इस यहाँ से देखिए ये वाला पढ़ ले, ठीक है ना, फिर ये वाला पढ़ ले और ये वाला पढ़ ले, बाकी ना पढ़े तो कौची लगेगा रा या ल, ये कौची निकला जी, कोई अर्थ नहीं निकला। आ रहा समझ में, कोई अर्थ नहीं निकला है। इसलिए देखिएगा 85 पढ़ने के बाद भी कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। आ रहा है समझ में। अब यहां से देखिए लिपि में और क्या हुआ है इसमें कि यहां से देखिएगा कि ज्यादातर जो सिंबल मिला है, ठीक है ना, प्रतीक मिला है, उसमें मछली का प्रतीक मिला है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रतीक में सबसे ज्यादा कैसा प्रतीक मिला है, तो मछली का प्रतीक। मान लीजिए मछली का प्रतीक इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से मछली का प्रतीक मिला है सबसे ज्यादा। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अब यहाँ से समाज की अगर वस्त्र की बात करें, सब वस्त्र तो बता दिए, ठीक है ना, सूती वस्त्र पहनते था, ठीक है ना, और सिल्क के पहनता था, ऊनी वस्त्र भी ये लोग पहनता था, ठीक है ना, ऊनी वस्त्र भी पहनता था। और कपास का सर्वप्रथम अगर कहीं खेती हुआ था तो यहीं पर आरंभ हुआ था। तो ये ओवरऑल क्या रहा इसका सामाजिक, ठीक है ना, व्याख्या, ठीक है, आरासन में ये रहा आपका सामाजिक व्याख्या। अब सामाजिक व्याख्या के बाद हम लोग आएंगे किस पे, इसके राजनीतिक पहलू पे, ठीक है ना, इसके आएंगे किस पे, राजनीतिक पहलू पे, ठीक है। राजनीतिक पहलू की अगर बात करें तो देखिए ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक में कि कहीं ना कहीं यहाँ कोई ना कोई एक शासक जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि बिना शासक का इतना बड़ा एक मतलब सभ्यता और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रहे, कानून जैसे कि नियम कानून से लोग चल रहे हैं, नियम कानून से जैसे अभी जस्ट आगे बताएंगे कि जो बाट का इस्तेमाल था हर जगह एक जैसा हो रहा था, ईंट का भी ठीक है ना साइज एक तरह था, यानी कोई ना कोई निर्धारण करता होगा कि ठीक है ना ऐसा ही होना चाहिए। और देखिएगा एक और जैसे कि अगर पॉइंट याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता ये काफ़ी शांत सभ्यता थी, समझ में आ रहा है ना, यानी कि भले ही योद्धा का आपको बताएं कि योद्धा वर्ग भी थे, लेकिन यहाँ अभी तक किसी भी युद्ध का कोई साक्ष्य ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि ये लोग जो थे ठीक है ना उग्र स्वभाव के थे या लड़ाकू थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ना ही कोई ऐसा हथियार पाया गया जिससे पता चले, ठीक है ना, या किसी पर इसने आक्रमण किया हो या किसी और ने इस पर आक्रमण किया हो। तो ये सभ्यता कभी काफ़ी शांत सभ्यता थी, आ रहा समझे। और शांत थी मतलब नियम कानून से लोग चलते होंगे बिल्कुल, तो यानी कोई ना कोई शासन कर रहा होगा, यहाँ का राजनीति कैसा होगा, तो इसी पर ठीक है ना आप चर्चा हम लोग क्या करेंगे राजनीति में, तो इसको देखते हैं राजनीति व्यवस्था, ठीक है ना, धार्मिक अगर समाज सॉरी आप सामाजिक देख सकते हैं, सामाजिक ये था। अब आते हैं इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, राजनीतिक पे। ठीक है, राजनीतिक पे देखिएगा कि यहाँ का राजनीतिक अगर देखा जाए तो राजनीतिक के संदर्भ में भी ठीक है ना विभिन्न विभिन्न ठीक है ना इतिहासकारों का, यानी इतिहासकार मतलब जो विद हैं, ठीक है ना, पुरातात्ववेद के अलग अलग मत हैं, समझा रहा ना। अब यहाँ पे देखिए कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता जरूर होगा, ठीक है ना, हो ना हो कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता जरूर होगा, ठीक है ना, जो क्या करता था बाकी सब चीजों को क्या करता हो, नियंत्रण करता हो, ठीक है ना, बाकी सब चीजों को नियंत्रण करने का कार्य करता हो। तो इसमें अगर देखिए कि किसी ने कहा कि यहाँ पुरोहित का शासक होता होगा, किसका, पुरोहित शासक होता होगा। अब भाई चूंकि देखिएगा यहाँ पे बहुत संख्या में दाढ़ी वाला जो ठीक है ना, पिछले क्लास में भी दिखाए थे, एक बार भी यहाँ भी एक बार फिर से देख लीजिए कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति का जो मूर्ति मिला है तो अधिकतर घरों से मिला है, तो हो सके ऐसा होता होगा या तो इसको पुरोहित के रूप में पूजा जाता होगा या तो यही एक शासक के रूप में ठीक है ना वहाँ पे शासन करता होगा, ऐसा ही माना गया था, ठीक है। और किसी ने कहा कि यहाँ कोई हो सके व्यापारी, क्योंकि व्यापार होता था तो व्यापारी वर्ग का शासन चलता होगा, ठीक है। अलग अलग साक्ष्य के हिसाब से ठीक है ना अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत को रखा, ठीक है। अब देखिए अब कुछ विद्वान जैसे अलग अलग मत रखने वाले हैं, जैसे पुरोहित वर्ग कोई कुछ बोला कि पुरोहित वर्ग का शासन है, पुरोहित वर्ग का शासन है, ठीक है ना। अब किसी ने कहा यहाँ पे व्यापारी वर्ग था, किसी ने कहा प्रतिनिधि यहाँ व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग, ठीक है ना,
किसी ने कहा नहीं, कोई प्रतिनिधि करता होगा, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि यानी कि जनता खुद यहां से, ठीक ना, लोग चुनते थे। कुछ कहता था कि जनतंत्र था, कुछ इतिहासकार क्या माना, जनतंत्र। अब देखिए कि पुरोहित किसने माना, तो यहां पे ठीक है देखिएगा कि डीडी कौशाम्बी, ठीक है ना, याद रखिएगा नाम, डीडी कौशाम्बी और पिगट, ठीक है ना, ने माना था, ठीक है, डीडी कौशाम्बी और पिगट, पिगट, ठीक है, पिगट, यहां पे पिगट ने माना कि पुरोहित वर्ग का शासक था, यानी पुरोहित वर्ग का क्या था, शासन था। वही देखिएगा राम शरण शर्मा, ठीक है ना, राम शरण शर्मा व्यापारिक वर्ग का मानते हैं, राम शरण शर्मा क्या मानते हैं कि व्यापारिक वर्ग था, ठीक है ना। मैके मानता है कि यहाँ पे क्या था, प्रतिनिधि शासन था, मैके यानी मैके महोदय। वहीं पे देखिएगा हंटर जो है, हंटर क्या मानता है, जनतंत्र था, हंटर जनतंत्र मान रहा था, ठीक है ना। तो ये कोई ना कोई क्या था, केंद्रीय सत्ता था, जो अलग अलग विद्वानों ने, ठीक है ना, अलग अलग अनुमान लगाए। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, तो फिर वाला एक बार, ठीक है ना, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए पुरोहित वर्ग किसने कहा, डीडी कौशाम्बी और पिगट ने, ठीक है ना। व्यापारिक वर्ग का शासन किसने कहा, आपका रामशरण शर्मा ने। प्रतिनिधि का किसने कहा, मैके ने। और जनतंत्र था, ये किसने कहा, तो हंटर ने, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा। अब देखिए इसमें से जो अधिकतर का जो मत था ना, अधिकतर का मत हुआ कि पुरोहित का ही था, ठीक है ना। तो अधिकतर और भी जो थे वो इसके मत के साथ जाते हैं, यानी डीडी कौशाम्बी और पिगट के साथ जाते हैं। तो इसलिए ज्यादातर जो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना, पुरोहित वर्ग का ही क्या था, शासन था, क्योंकि भाई मेजोरिटी मानने वाले की इसी का था। आ रहा है समझ में, पुरोहित वर्ग का ही था। और पिगट ने तो ये भी बोला था पिछले क्लास में, ठीक है ना, बता दिए थे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को दो राजधानी बोला था, यानी जुड़वा राजधानी बोला था। तो राजधानी बोलने का मतलब क्या है कि वहां राजा रहेगा, ठीक है ना, वहां पे पुरोहित था। और इन दोनों के बीच की दूरी बता दिया था 670, ठीक है ना, किलोमीटर। उसके बाद इसमें और भी देखिएगा, तो ये समझ गए, ये था क्या, इसका राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ का राजनीतिक कैसा था। आ रहा है समझ में।